ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, लाइन सेगमेंट है। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए बी such that each of them is equidistant from the points A and B. See figure 7.37 show that the line PQ is the perpendicular bisector of AB. मुझे ये शो करना है कि लाइन PQ जो है वो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और क्वेश्चन में इसमें भी फिगर ना दे रखी है हमको, तो फिगर बना लेंगे। देखिए फिगर इसमें जो गिवन है, ए बी और पी क्यू, ये है ए बी पी और क्यू। इन्होंने दिया है कि P and Q are sides on opposite sides of AB such that each of them is equidistant from the points A and B। ठीक है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, उसके अपोजिट साइड्स में इस तरफ P है और इस तरफ Q है। ये P और Q कुछ ऐसे हैं कि A और B से इक्विडिस्टेंट है पॉइंट P, यानी कि AP इज इक्वल टू BP और AQ इज इक्वल टू BQ। मतलब ये दोनों जो लाइंस हैं ये इक्वल है, AP BP के इक्वल है, AQ BQ के इक्वल है। ठीक है, ये दे रखा है। उसके बाद show that line PQ is the perpendicular bisector of AB। तो क्या प्रूव करना है कि ये जो PQ है ये AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। PQ is the perpendicular bisector Good evening, PQ is sir. the good evening, good evening। PQ is the perpendicular bisector of AB, ये मेरे को प्रूव करना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि ये जो बीच में एंगल बनेगा ये तो बन जाए 90 डिग्री। यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये सब बन जाए 90 डिग्री। ठीक है, देखिए कोई एक एंगल भी 90 डिग्री बन गया तो बाकी तो अपने आप 90 डिग्री प्रूव हो जाएंगे। और दूसरा मेरे को ये प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक वाला डिस्टेंस ये इक्वल होगा। तो इसको तो मिटा दो फिलहाल। और ये जो बीच वाला पॉइंट है, इस बीच वाले पॉइंट को बोल देते हैं सी। ऐसा फिगर में दे रखा है कि ये बीच वाला पॉइंट है सी। तो मुझे प्रूव करना है कि ए सी और बी सी इक्वल है। एक तो ये चीज प्रूव करनी है, और बस इतना डेटा दे रखा है। अब देखो किस तरह से करेंगे। मैं इसमें एक काम करता हूँ, मैं इसमें ये वाला ट्रायंगल ले लूंगा पहले, बड़े वाला ट्रायंगल पी ए क्यू और पी बी क्यू, ये दो ट्रायंगल्स ले लेते हैं। तो हम ये बोलेंगे इन ट्रायंगल्स इन ट्रायंगल पी ए क्यू एंड ट्रायंगल इन ट्रायंगल पी ए क्यू एंड ट्रायंगल पी बी क्यू, ये दो ट्रायंगल्स दे रखे हैं। अब क्या करें, पी ए क्यू में मैं कहूंगा पी ए, और पी बी क्यू में मैं कहूंगा कि पी बी, कि पी ए इज इक्वल टू पी बी। पी ए इज इक्वल टू पी बी, रीजन में लिखिएगा बेटा गिवन। फिर हम ये कहेंगे कि ये वाली जो साइड है ए क्यू इज इक्वल टू बी क्यू। ए क्यू इज इक्वल टू बी क्यू, ये भी हमको गिवन है, दे रखा है। उसके बाद हम ये कहेंगे कि पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू कॉमन साइड।
पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू कॉमन साइड। तो कोई दो ट्राइंगल्स हैं, दो ट्राइंगल्स की तीनों ही साइड्स अगर इक्वल हैं, एंगल वगैरह कुछ नहीं दे रखा, तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई ट्रिपल एस बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया by triple S congruence criteria, triangle PAQ is congruent to triangle PBQ. Is congruent to triangle PBQ. ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं ये कहूंगा इसमें कि इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से मैं ये कहूंगा कि एंगल्स की बात करते हैं पहले, तो हम ये कहेंगे कि इट इम्प्लाइज दैट पहला वाला, इस वाले में एंगल पहला अल्फाबेट क्या है पी, और इसमें भी पहला अल्फाबेट पी, तो यानी कि इस ट्राइंगल का एंगल पी, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू इस वाले ट्राइंगल का एंगल पी, मतलब एंगल बी पी क्यू। ये इक्वल हो गया बाई सी पी सी टी। ठीक है, ऐसे ही पी ए क्यू इधर वाला और पी बी क्यू ये भी इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से जो क्यू पर एंगल बन रहा है वो भी इक्वल हो जाएगा। खैर, मेरे काम का बस इतना ही है, तो मैंने इसको इतना लेकर छोड़ दिया और इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद देखिएगा क्या करना है कि अब मुझे तो ये प्रूव करना है कि यहाँ पर बीच में बनने वाला एंगल 90 डिग्री का है और ये ए सी बी सी के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे पी सी ए इस ट्राइंगल की और पी सी बी इस ट्राइंगल की मुझे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसमें, हाँ, इन ट्राइंगल पी सी ए एंड ट्राइंगल पी सी ए एंड ट्राइंगल पी सी बी, ट्राइंगल पीसीए और ट्राइंगल पीसीबी, ये दो ट्राइंगल दे रखे हैं, मतलब ये दो ट्राइंगल मैंने लिए। अब इन दो ट्राइंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो कैसे करना है, जब मैं पीसीए की बात करूंगा तो मैं ये कहूंगा पीसी इज इक्वल टू पीसी, कॉमन साइड दोनों में है, पीसी इज इक्वल टू पीसी कॉमन साइड। ट्राइंगल पीसीए में भी पीसी साइड लाई कर रही है और ट्राइंगल पीसीबी में भी ये पीसी साइड लाई कर रही है, तो दिस इज कॉल्ड कॉमन साइड। ये कॉमन साइड हो गई। फिर मैं ये देख चुका हूं कि एंगल ए पी क्यू मतलब ये वाला एंगल, और एंगल बी पी क्यू मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये हम कर चुके हैं। एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल बी पी क्यू। तो ये जो एंगल ए पी क्यू है इसको ये भी तो बोला जा सकता है ए पी सी। भाई आप पूरा पी क्यू तक ना जाओ, आप ए पी सी बोल दो, ये भी तो इसी स्ट्रेट लाइन का हिस्सा है। तो एंगल ए पी सी इज इक्वल टू एंगल बी पी सी। एंगल एपीसी इज इक्वल टू एंगल बीपीसी, और रीजन में लिख दीजिए बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में एपी क्यू इज इक्वल टू, ये एपी क्यू इज इक्वल टू बीपी क्यू दे रखा है, तो इसका मतलब एपीसी इज इक्वल टू बीपीसी हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर मैं ये कहूंगा कि ये वाली साइड हो गई, ये वाला एंगल हो गया, और ये वाली साइड पी ए इज इक्वल टू पीबी गिवन है। तो अब देखिए मैंने साइड कौन सी ली, एंगल कौन सा लिया और साइड कौन सी ली। देखो, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूँ पी सी ए की, तो यहाँ पर मैंने ये वाली साइड ले ली पी सी,
फिर ये वाला एंगल ले लिया और फिर ये वाली साइड ले ली, तो साइड एंगल साइड। इधर इस वाले ट्राइंगल में बात करते हैं तो मैंने ये वाली साइड ली पीसी, मैंने ये वाला एंगल लिया बीपीसी, और ये वाली साइड ली बीपी। तो इसका मतलब यहाँ पर भी साइड एंगल और साइड, तो कौन सा क्राइटेरिया हुआ, एस ए एस। तो हम कहेंगे बाई साइड एंगल साइड एस ए एस, बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया by SAS congruence criteria, triangle PCA is congruent to triangle PCB। ठीक है, अब देखिएगा क्या करेंगे। अब इसमें सीपीसीटी लगाएंगे तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो इक्वल होनी चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो जरा देखो क्या करना है। कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हो गई, पहला दूसरा अल्फाबेट पीसी, और इसका पहला दूसरा अल्फाबेट ये भी पीसी। चलिए सेमीकोलन, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट सी है, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट सी बी। ठीक है, सेमीकोलन, इसका पहला तीसरा अल्फाबेट पी ए और इसका पहला तीसरा अल्फाबेट पी बी। ठीक है, तो ये हो गया बाई सीपीसीटी। या रुको, अभी एंगल की भी बात करते हैं। मुझे तो इस वाले एंगल से मतलब है, बस जो यहाँ पर बन रहा है एंगल, ये वाला और ये वाला, ये 90-90 हो जाए तो बात बन जाएगी। ठीक है, तो मैं देखूंगा अल्फाबेट सी बीच में लाई कर रहा है और इधर भी अल्फाबेट सी बीच में लाई कर रहा है, तो एंगल पीसीए विल बी इक्वल टू एंगल पीसीबी। ठीक है, नहीं समझे, नहीं समझे। देखिए, हम ये कहेंगे कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स तो इक्वल हो गई, ये तो समझ में आ गया होगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से इक्वल होंगे भाई, इस ट्राइंगल में पहले पोजीशन पर अल्फाबेट लिखा हुआ है पी, और इस ट्राइंगल में पहली पोजीशन पर अल्फाबेट लिखा हुआ है पी। तो इसका मतलब इस ट्राइंगल का पी एंगल और इस ट्राइंगल का पी एंगल ये दोनों इक्वल होंगे। तो इस वाले ट्राइंगल का एंगल पी कौन सा है, ये, और इस वाले ट्राइंगल का एंगल पी कौन सा है, ये दोनों इक्वल होंगे। फिर दूसरे प्लेस पर अल्फाबेट देखिए क्या लिखा है, इधर भी सी और इधर भी सी। तो क्या है कि इस वाले ट्राइंगल का एंगल सी और इस वाले ट्राइंगल का एंगल सी, ये भी दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो इस ट्राइंगल का जो एंगल सी है उसको क्या बोलेंगे, पीसीए, और इधर वाले ट्राइंगल का एंगल सी, इसको क्या बोलेंगे, पीसीबी। तो मैं कहूंगा एंगल पीसीए इज इक्वल टू एंगल पीसीबी बाई सीपीसीटी। और पीसीए इज इक्वल टू पीसीबी आ गया तो इसको आप मान लो कि ये एक्स के बराबर है, इज इक्वल टू एक्स, और यहाँ पर लिख दीजिए से का मतलब ऐसा हमने मान लिया। देखो पीसीए इज इक्वल टू पीसीबी आ गया, दोनों इक्वल आ गए, तो अगर मैं इसको एक्स बोलूंगा तो ये भी एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया। ठीक है, अच्छा, अब और यहां से सी ए इज इक्वल टू सी बी हो चुका है, तो मुझे यही चीज प्रूव करनी थी, सी ए सी बी के इक्वल है। तो हम ये कहेंगे 10 सी ए इज इक्वल टू सी बी, इट implies that पी क्यू बाइसेक्ट्स ए बी। ये तो प्रूव हो गया। पहली चीज तो उन्होंने ये पूछी थी कि पी क्यू जो है वो ए बी का बाइसेक्टर है, नॉट ओनली बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ये प्रूव करना है कि ये जो एंगल बन रहे हैं ये दोनों 90 डिग्री एंगल। तो हम ये कहेंगे ऑल्सो एंगल पीसीए प्लस एंगल पीसीबी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, तो ये दोनों एंगल एक लाइन पर बन रहे हैं ना, तो लाइन पर बनने वाले एंगल्स को लीनियर पेयर बोलते हैं, और उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आपको रीजन में बस इतना लिख देना है, लीनियर पेयर। अभी पीसीए की वैल्यू भी x के बराबर, पीसीबी की वैल्यू भी x के बराबर, तो लिखो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस एक्स कितना हो गया, 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2, तो 290 जा, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 90 डिग्रीज। हैंस प्रूव्ड। मुझे यही प्रूव करना था
कि ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। Hence it is proved that PQ is the perpendicular bisector ऑफ AB, कि PQ जो है वो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। यही चीज प्रूव करनी थी। बताइए भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे सभी को क्लियर है? अवनी, Yes, sir. Yes, sir. शिवांग, समझ गए? यश, यशिका, विहान, Yes, sir. विधि, Yes, sir. Yes, sir. सिमर, पिया, क्लियर है? Yes, sir. सोमिल, यस सर। अच्छा सोमिल आजकल ऑफलाइन क्यों नहीं आते हो? बीच में आना शुरू करा था। सर एक्चुअली सर एग्जाम चल रहे तो सर मैं ना घर पे रह के एग्जाम की तैयारी करता हूँ। अच्छा, कब तक है एग्जाम्स? सर 6 तक। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। मैं आप सभी लोगों को, जो भी बच्चे अभी ऑनलाइन भी हैं, मैं सभी लोगों को ये सजेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आप लोग ऑफलाइन आना शुरू करो। क्योंकि देख लीजिए, अब लास्ट 1 महीने से तो हम देख ही रहे हैं कि केसेस वगैरह कुछ भी नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल ना के बराबर है। बल्कि हमारा जो रीजन है, हमारे रीजन में तो बिल्कुल ही, अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो बिल्कुल खत्म ही हो गए हैं। और रिकवरी रेट भी बढ़ते 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 83% हो चुका है। तो जो पुराने हैं पेशेंट्स, 1-1.5 महीने पुराने जो पेशेंट्स हैं, वो भी बहुत तेजी से रिकवर कर रहे हैं। तो कोई केसेस भी नहीं आ रहे हैं और मोस्टली ज्यादातर स्कूल्स ऑफलाइन हो भी चुके हैं। और काफी बच्चों ने अब ऑफलाइन जाना शुरू भी कर दिया है। तो मेरे हिसाब से तो आना शुरू करो। और हम प्रिकॉशन तो सारी ले ही रहे हैं ना। हम जैसे पहले पढ़ा करते थे, आप लोगों को पता नहीं है, आप सभी लोग अभी नए हैं। तो जिस हॉल में हम बैठकर पढ़ते हैं, इस हॉल में 30, 32, 33 इतने स्टूडेंट्स बैठते थे। हमने क्या करा है कि ज्यादा से ज्यादा आप देखोगे 7 या 8 ही तो बच्चे बैठते हैं। तो आप ये देखो, 1/3 भी नहीं है, 1/3 से भी कम कैपेसिटी है। तो इतना कम कर रखा है। और सभी बच्चे इंक्लूडिंग मी, हम भी मास्क लगाकर पढ़ा रहे हैं, आप लोग भी मास्क लगाकर पढ़ेंगे। तो मेरे हिसाब से अगर आना जाना शुरू करेंगे ना, तो आप लोगों की जो आदत छूट चुकी है, घर में रहकर लिखने की आदत छूट चुकी है। मैं सामने रहूंगा तो मैं कंटिन्यूअसली मॉनिटर भी करता हूँ कि आप लोग लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। तो आप लोगों की लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्योंकि आप ये देख लीजिए कि जो टर्म 1 और टर्म 2 में जो डिवाइड किया गया है, तो उसमें आपका जो क्लियरली उन्होंने बोला है कि अगर बहुत वर्स्ट सिचुएशन हो जाती है तो तब आपके ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे, नहीं तो ऑफलाइन ही होने। ऑफलाइन की ही बात चल रही है। और इस चीज में तो आप देख ही रहे होंगे, न्यूज वगैरह में भी देख रहे होंगे कि हमारा कंट्री कितना आगे जा चुका है। कि हम इस टाइम नंबर 1 है वैक्सीनेशन में। वैक्सीनेशन जो है, वैक्सीनेशन के प्रोडक्शन में भी हम लोग नंबर 1 है। और वैक्सीनेशन बहुत तेजी से हो रही है, इतनी तो हुई नहीं है किसी कंट्री में जितनी हमारे में यहाँ पर होगी। तो मेरे हिसाब से अब आप ऑफलाइन आना शुरू करो। और मुझे लगता है, मैं तो भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ कि आगे ये अब कोरोना ना ही आए तो ही अच्छा है। और हम सभी लोग मास्क लगाकर देखिए, एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि मैं विदाउट मास्क पढ़ा रहा हूँ या आप में से कोई भी बच्चा विदाउट मास्क आ रहा है। किसी की मजबूरी है तो आप ऑनलाइन लीजिए क्लास। मैं आपको बता रहा हूँ, आप बच्चे हो, आप लोगों को भी पता नहीं है ये चीज। 10th क्लास के, 11th क्लास के, 12th क्लास के जो बच्चे हैं ना, वो परेशान हो चुके हैं इस ऑनलाइन के चक्कर में। उनकी ऑनलाइन के चक्कर में लिखने की प्रैक्टिस छूट चुकी है। आप कितने भी आप सिंसियर क्यों ना है, कुछ बच्चे बहुत हैं, अच्छे हैं, सिंसियर हैं, कि वो ऑनलाइन सामने पीसी ऑन रखते हैं और पीसी ऑन रख के अपने नोट्स वगैरह सब कंप्लीट करते हैं, बनाते हैं। तो मेरा जो लिखने का पर्पज है कि मैं एक एक स्टेप यहाँ पर लिख रहा हूँ। साइंस में आपने देखा होगा कि सारी चीजें, जितने भी नोट्स आपको डिक्टेट करें, डिक्टेट करने के बावजूद लिखकर भी दिखाए हैं यहाँ पर। कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसके पास मेरी आवाज ऑनलाइन ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, तो जो मैं लिख रहा हूँ, एक्चुअली कई बार ऐसा होता है कि वीडियो चलती रहती है, ऑडियो नहीं चल पाती। कई बार ऐसा होता है कि ऑडियो चलती रहती है, वीडियो में प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए मैंने नोट्स डिक्टेट भी करे और लिखे भी हैं। वो किस लिए लिखे हैं? ताकि आप लोग करें उस काम को। क्योंकि मैंने कई जगह ये देखा है, फीडबैक भी मिला है मेरे को, कई पेरेंट्स से फीडबैक मिला है कि बच्चे नोट्स नहीं बना रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों से मेरा तो यही सजेशन है कि आप लोग ऑफलाइन आना शुरू करो। आप लोगों को पता नहीं है कि प्रैक्टिस छूट जाएगी ना, तो पेपर भी छूटेगा आपका। लिखने की प्रैक्टिस जब छूट जाती है ना, तो हाथ ढंग से काम नहीं करता है। ये मैं खुद बता रहा हूँ कि जब पूरा सेशन एंड होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा तो काम ही पढ़ाने का है। मुझे तो 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे पढ़ाना ही है। तो मुझे तो लिखना भी है।
तो अब आप ये देखो कि मेरे को तो खूब प्रैक्टिस रहती है, आप लोगों से ज्यादा ही रहती है प्रैक्टिस लिखने की। तो आप ये देखिएगा, जब सेशन एंड होता है नॉर्मली, जब कोरोना नहीं था, जब सब कुछ ठीक चल रहा था, तो जब सेशन एंड होता था तो 6 दिन 7 दिन की छुट्टी हो जाती थी। तो 6-7 दिन बाद फिर नए बैच शुरू होते थे, फिर नए सिरे से बच्चों को पढ़ाना शुरू करते थे। तो मेरे से लिखा नहीं जाता उस दौरान। वो 6-7 दिन का जो गैप है, वही बड़ा मतलब ऐसा गैप हो जाता है कि कहाँ तो हमको इतना इतना लिखने की प्रैक्टिस, तो और कहाँ ऐसा हो गया कि 6-7 दिन आप लिख ही नहीं रहे हो, सो रहे हो, आराम कर रहे हो, फिल्म देख रहे हो, है ना। तो वो चीज, तो वो 6-7 दिन का गैप ऐसा भारी पड़ जाता था। और आप लोग देखें, आप लोग तो शायद 1-1.5 साल से स्कूल बहुत ही कम गए होंगे, तो लिखने का काम कितने आप लोग रेगुलर हैं वो आप लोग जानते हैं। तो इतना, जो आपकी एज है ना, आप लोग बच्चे हो अभी, आप लोग गड़बड़ कर जाओगे, आप लोगों को पता नहीं चलेगा। और आप लोग, क्योंकि डेवलपिंग माइंड है आपका, तो आप सबके दिमाग में ये आता है कि अरे यार बैठ गया दिमाग में, सब ठीक है, आ गया मेरे को समझ में, आ गया तो आ गया बस, नो अदर क्वेश्चन, अब कुछ पूछ मत लेना मेरे से, सब जानता हूँ मैं। तो ये दिमाग में आता है, आप लोगों की एज में खास तौर पर आता है, बड़ा तेज दिमाग लेकर पैदा हुआ हूँ मैं, जानते नहीं हो मुझे। तो ऐसा बहुत होता है। पेरेंट्स कहते हैं बेटा लिख ले लिख ले लिख ले, नहीं, मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूँ, आप अपना काम देखो, मेरे से बात करने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानता हूँ, कर लिया ना बस हो गया। तो ये जो डायलॉग्स हैं ये ज्यादातर घरों में चलते हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जब पता चलता है ना कि हम गलत थे, पेरेंट्स सही थे, तो उसमें हम एडमिट करने में भी अपने आप को छोटा समझते हैं कि नहीं, एडमिट नहीं करूंगा, एडमिट नहीं करूंगा, बोल दिया तो बोल दिया, मैंने बोला तो बोला, मतलब बस अब और कुछ नहीं, फाइनल है। ठीक। तो उस चीज को ध्यान रखो कि एडमिट करने में भी कोई बुराई नहीं है। और मैं पहले से पहले बता रहा हूँ, लिखने की प्रैक्टिस छूट गई ना तो वो कीड़े मकोड़े बनेंगे पेपर में फिर, क्योंकि मार्च में ना सब्जेक्टिव देना पेपर, मार्च में पेपर सब्जेक्टिव देना है। अभी तो चलो ऑब्जेक्टिव है तो बबल घुमाने हैं, लेकिन बबल घुमाने के लिए भी तो सॉल्व तो करना पड़ेगा। एक शीट तो मिलेगी, रफ शीट तो मिलेगी, उस पर तो सॉल्व करोगे। वहां पर अरे मेरे से तो लिखा ही नहीं जा रहा, अरे क्या हो गया, मेरे हाथ में दर्द हो गया, मेरे को चक्कर आ गया, मेरे को फीवर हो गया मैम, क्या मैं घर जा सकता हूँ। तो ऐसा भी होता है बीच में, एग्जाम के दौरान ही फीवर चढ़ जाता है, बुखार हो गया मैं घर जा सकता हूँ, अब मेरे को चक्कर आ रहे हैं, मेरे को थोड़ा उल्टी जैसा लग रहा है। तो ये बहुत सारी चीजों से बचने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप दूर भी रहते हैं तो भी कोशिश करिए एटलीस्ट 2 क्लास या 3 क्लास तो अटेंड करो। ठीक है, आप लोगों का बेनिफिट है इसमें, मेरे को कुछ नहीं है, मैं तो ऐसे पढ़ा रहा हूँ। तो मेरे को तो कोशिश मैं पूरी कर रहा हूँ कि ऑनलाइन भी मैं आप लोगों के साथ जस्टिस कर पाऊँ, लेकिन ऑफलाइन की बात ही अलग है, वो आप सब लोग जानते हैं। ठीक है ना। ये आपने जो लॉकडाउन का पीरियड था उसमें आप लोगों ने देख लिया है कि मजबूरी में ऑनलाइन करा है। तो ऑफलाइन जब मैंने खोला था तो मैंने देखा था बच्चों के चेहरे पर खुशी कितनी आई थी। सिर्फ आप लोगों के बैच की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी बैचेस की भी बात कर रहा हूँ। तो सब बच्चे जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो खुश हो गए थे। तो मेरे हिसाब से आप मानिए, थोड़ा सा घर से बाहर एटलीस्ट हमारी सोसाइटी वाले बच्चे तो आ सकते हैं ना। अभी 3-4 बच्चे ऐसे हैं जो दूर दूर के हैं, काफी दूर दूर के हैं, तो वो नहीं आ पाएंगे। तो जो हमारी सोसाइटी के हैं या आसपास के हैं वो तो आइए। ठीक, किसी के पेपर चल रहे हैं, जैसे सोमिल अभी तुम्हारे पेपर चल रहे हैं, तो एग्जाम्स कंप्लीट कर लो अपने, उसके बाद आ जाओ। तो ऑनलाइन का ठीक है। आपको एडवांटेज भी है कि अगर आप आने जाने का आपका टाइम बचता है, लेकिन वो सिर्फ मजबूरी के लिए रखिए, वो सिर्फ मजबूरी के लिए रखिए, ये नहीं कि रोज ही ऑनलाइन। तो ऑफलाइन करें, ऑफलाइन करके ही ट्यूशन का असली फायदा। ठीक है, सुन लिया भाई सभी बच्चों ने, नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं थी इस टाइम। Yes, sir. Yes, सुन लिया। ठीक है, चलिए तो कोशिश करिए और आना शुरू करो। ठीक, चलो आगे चलता हूँ अब मैं। जैसे ये वाला हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 था, एग्जाम्पल नंबर 7 के बाद एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। ये हमारे करने के लिए कुछ छोड़ नहीं रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 8 में भी इन्होंने फिगर दे दी। तो याद रखना आपके स्कूल टीचर उतने शरीफ नहीं है कि वो फिगर दे दें। ठीक है, तो फिगर बनाने की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। चलिए, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 8 है, पेज नंबर 127 पर है। P is a point equidistant from two lines L and M intersecting at point A. See figure 7.38। चलिए जी, फिगर इन्होंने दे ही दी है तो हमारा काम आसान हो गया। फिगर बनाते हैं इसमें।
एक लाइन तो एल है ऐसे, और ये जो दूसरी लाइन है, ये दूसरी वाली लाइन है, इसका नाम है एम, ये एम है। और ये जो बीच वाला पॉइंट है, ये बीच वाला पॉइंट है ए, और इधर पॉइंट है पी, ये है बी, और ये है सी। अब देखिएगा ये क्या बोल रहे हैं, शो दैट लाइन एपी बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन देम। इन्होंने क्या बोला है कि मुझे क्या शो करना है, ये जो लाइन एपी है, इट बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन देम। इस वाली लाइन एल और इस वाली लाइन एम, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, ये जो लाइन एपी है, ये उसको बाइसेक्ट कर रही है। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल प्रूव करना है मेरे को। क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? ठीक है, Yes, sir. ठीक है। चलिए जी, तो इसमें हम ये कहेंगे क्या प्रूव करना है हमें, टू प्रूव AP bisects angle BAC। That is angle BAP. Angle BAP is equal to angle CAP. एंगल BAP is equal to angle CAP। ये चीज प्रूव करनी है। अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल आ गया, तो मैं ये कहूंगा कि ये जो लाइन AP है, इसने इस पूरे के पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर दिया, मतलब आधे आधे में डिवाइड कर दिया। ठीक है। अब मैं कहूंगा ट्राइंगल PBA इन triangle PBA and triangle PCA triangle PBA and triangle PCA। तो सबसे पहले तो ये वाला एंगल ही देख लो, ये एंगल PBA, एंगल PBA is equal to एंगल PCA is equal to 90 डिग्री। तो एंगल PBA और एंगल PCA दोनों के दोनों इक्वल हैं और 90 डिग्री के इक्वल है। पहली चीज तो ये हो गई। उसके बाद देखिए, फिर मैं ये कहूंगा कि ये जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है, इसको हाइपोटेन्यूज बोल देते हैं। तो ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या है, इसमें PA, और इसमें भी 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या है, PA। तो हम ये कहेंगे PA इज इक्वल टू PA। रीजन में लिखना कॉमन साइड, उसके बाद और क्या दे रखा है, P is equidistant from two lines L and M। ये जो P है, ये L से भी और M से भी इक्विडिस्टेंट है, मतलब PB और PC इक्वल दे रखा है। तो लिखें PB इज इक्वल टू PC। इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है एट इक्वल डिस्टेंस। मतलब ये जो लाइन L है, ये जो लाइन M है, इससे पॉइंट P इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पर है। तो वो आप ये देखिएगा कि इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, इधर PB और PC, तो ये दोनों इक्वल है। तो अब मैं क्या क्राइटेरिया यूज करूंगा, देखो, जब भी कभी कोई दो ट्राइंगल होते हैं और दो ट्राइंगल राइट ट्राइंगल होते हैं खास तौर पर, तो 90 डिग्री एंगल है इधर, इसमें भी 90 डिग्री, इसमें भी 90 डिग्री, तो इसको क्या बोल देते हैं, राइट एंगल। राइट एंगल मतलब R। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड इधर PA, इधर भी 90 डिग्री के सामने वाली साइड PA, दोनों कॉमन साइड है। कॉमन साइड है तो इक्वल होंगी ही होंगी। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। हाइपोटेन्यूज मतलब H। और उसके अलावा कोई भी तीसरी साइड, तो कोई भी तीसरी साइड क्या है, PB इज इक्वल टू PC।
तो ये कोई भी साइड हो गई, तो इसको बोलेंगे RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। बताइए समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. चलिए जी ठीक है, तो मैं इधर कर रहा हूँ इसको आगे। भाई RHS by RHS congruence criteria, RHS congruence criteria triangle PBA is congruent to triangle PCA. PBA is congruent to triangle PCA. अभी प्रूव क्या करना था कि एंगल BAP is equal to एंगल CAP, ये प्रूव करना था। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं ना, तो आप ये देखिए BAP और CAP की बात करें तो इसका मतलब एंगल A की बात हो रही है, बीच में A लिखा हुआ है तो एंगल A की बात हो रही है। तो इस ट्राइंगल में तीसरी पोजीशन पर लिखा हुआ है A और इधर भी तीसरी पोजीशन पर एंगल A लिखा हुआ है, तो इस ट्राइंगल का एंगल A और इस ट्राइंगल का एंगल A दोनों इक्वल होंगे। तो इस A को बीच में लिखना है तो P को इधर ले आओ। इट इंप्लाइज दैट एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP बाई CPCT। हैंस प्रूव्ड, यही मुझे प्रूव करना था। बताइए जी समझ गए? इसका मतलब क्या है कि ये जो AP है ये इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट करता है। ठीक है जी, ऑनलाइन वाले बच्चों को सबको क्लियर है? चलें आगे। Yes, sir. यस सर। चलिए Yes, Okay. sir. ओके ओके। एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 8, ये दो ही एग्जाम्पल दे रखे थे। अगला एग्जाम्पल, अगला देखता हूँ एक्सरसाइज 7.3। एक्सरसाइज 7.3 में 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। उल्टा शुरू करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 से। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 5 से करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AB इज इक्वल टू AC। अच्छा, ड्रॉ AP परपेंडिकुलर ऑन BC टू शो दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ये करना है। तो ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है। ड्रॉ AP परपेंडिकुलर ऑन BC, मतलब ये डेटा दे रखा है, फिगर नहीं दे रखी है, तो इस डेटा की हेल्प से मुझे फिगर बनानी है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने बोला कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AB इज इक्वल टू AC। तो गिवन है कि ये AB और AC इक्वल है। अब वो बोल रहे हैं कि आप AP परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है A से BC पर, AP। तो जो इन्होंने डेटा दे रखा था उस डेटा की हेल्प से हमने फिगर बना ली। अब मुझे शो करना है एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। टू प्रूव एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। अब आप ये देखो कि यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ कि कोई भी ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल की अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। लेकिन वो यूज नहीं करना। इन्होंने बोला है कि AP परपेंडिकुलर ड्रॉप करके इस परपेंडिकुलर को यूज करके आपको प्रूव करना है कि एंगल B एंगल C के इक्वल है। ठीक है, कुल मिलाकर ये परपेंडिकुलर यहां पर डाला तो मैं इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके भी कर सकता हूं। ठीक है, देखिएगा कैसे करेंगे। अच्छा, हम सब लोग जानते हैं कि ये ट्राइंगल ABC है। ट्राइंगल ABC में साइड AB और साइड AC अगर इक्वल दे रखी है
तो ए बी के सामने वाला एंगल एंगल सी, ए सी के सामने वाला एंगल एंगल बी, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, वो यूज नहीं करना। उन्होंने बोला ड्रॉ अ परपेंडिकुलर एपी ऑन बी सी टू प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो ये जो एपी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, मुझे इसको यूज करके उसे प्रूव करना। ठीक है, अब देखना। In triangle APB and APC, in triangle APB and triangle APC, APB और APC में क्या कहेंगे? सबसे पहले AP is equal to AP कॉमन साइड, AP is equal to AP कॉमन साइड, एंगल APB is equal to एंगल APC। is equal to 90 डिग्री, 90 डिग्री के इक्वल हो गया। और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस है, इधर भी और इधर भी हाइपोटेन्यूस है। तो AB is equal to AC गिवन। अब आप देखिए, एक तो हो गया राइट एंगल, एक हो गया हाइपोटेन्यूस, और ये तीसरी हो गई साइड। तो RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया हो गया। ठीक है, नहीं हुआ? हो तो गया भाई, 90 डिग्री है, एक तो राइट एंगल हो गया, एक इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस, और एक तीसरी साइड। तीसरी साइड चाहे ये इक्वल हो चाहे ये इक्वल हो, कोई भी हो तो गया। एक राइट एंगल आ गया, एक हाइपोटेन्यूस आ गया, और एक साइड आ गया। ठीक है, याद रखिएगा, ये राइट एंगल है और बाकी की दोनों साइड्स हैं। हाइपोटेन्यूस भी एक साइड ही होती है। ठीक है, तो अगर एक एंगल हो और दो साइड्स हो, तो एंगल साइड साइड करके कोई कैटेगरी नहीं होती, कोई क्राइटेरिया नहीं होता। ए डबल एस कोई क्राइटेरिया नहीं होता। हाँ, RHS जरूर होता है। समझ गए? मैं बोलूंगा भाई, RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया भाई RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया triangle APB is congruent to triangle APC। और मुझे तो बेटा ये प्रूव करना था ना कि ये वाला एंगल B और ये वाला एंगल C ये इक्वल होगा। तो आप देखो, इधर B, इस ट्राइंगल में एंगल B थर्ड पोजीशन पर है और इसमें एंगल C थर्ड पोजीशन पर है। इट इंप्लाइज दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। यही तो प्रूव करना था बाई CPCT। हैंस प्रूव्ड। ठीक है, समझ गए? सर Yes, sir. बोलिए। सर सर इस वाले क्वेश्चन में हम ऐसे ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। इस वाले क्वेश्चन में ऐसे ऐसे नहीं कर पाओगे। पता है क्यों? क्योंकि देखिए बेटा, एक साइड तो ये है और एंगल ये है, तो फिर तीसरी साइड ये होनी चाहिए थी। साइड एंगल साइड, वो एंगल जो है वो दो साइड्स के बीच में होना चाहिए था। तो एक साइड तो ये है और एक साइड ये है और एंगल अलग है। तो एंगल या तो इन दोनों के बीच वाला एंगल होता इक्वल, तब मैं कर पाता, नहीं तो नहीं कर पाऊंगा। समझ गए? तो सर हम बीपी और पीसी को भी तो इक्वल ले सकते थे। नहीं, इक्वल कैसे ले सकते थे? मुझे मालूम है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की वो प्रॉपर्टी होती है कि परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो बीपी और पीसी इक्वल हो जाएगा। ये हम जानते हैं कि ये प्रॉपर्टी होती है, लेकिन उसको हमें यूज नहीं करना है यहाँ पर। समझ रहे हैं? इन्होंने, ओके सर। हमें वैसे भी पता है, कि अगर ट्राइंगल एबीसी आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो AB के सामने वाला एंगल एंगल C, AC के सामने वाला एंगल एंगल B, तो ये एंगल वैसे भी इक्वल होते हैं, हम जानते हैं। लेकिन हमें वो प्रॉपर्टी यूज नहीं करनी थी, इस परपेंडिकुलर को यूज करके करना था बस प्रूव। ठीक है, समझ गए? ओके सर। ओके सर। ठीक है, यशिका समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है,
चलिए जी, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5 और मैं रिवर्स ऑर्डर में चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन 4 है, BE and CF are two equal altitudes of a triangle ABC. Using RHS congruence rule, prove that triangle ABC is isosceles. अब इसमें भी फिगर नहीं दे रखी है, एक ट्राइंगल दे रखा है, ट्राइंगल ABC। तो BE and CF are two equal altitudes of a triangle ABC। तो मैं ट्राइंगल ABC बनाऊंगा सबसे पहले। ये हो गया ABC, ABC ट्राइंगल बना दिया। अब वो बोल रहे हैं BE एक ऑल्टीट्यूड है, तो B से जब ऑल्टीट्यूड डालूंगा तो वो AC पर ही ड्रॉप होगा, और CF तो C से जब ऑल्टीट्यूड डालूंगा तो वो AB पर ड्रॉप होगा। C के अपोजिट तो AB ही है। और इन्होंने बोला है गिवन BE इज इक्वल टू CF। ये दे रखा है कि ये जो BE है और ये जो CF है, इनकी लेंथ इक्वल है। ठीक है, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ इक्वल दे रखी है। मुझे क्या प्रूव करना है? ये प्रूव करना है कि ये जो ट्राइंगल ABC है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये चीज प्रूव करनी है। कैसे करेंगे? दो ट्राइंगल ले लो, उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। कौन सा? एक तो ले लो CFB और एक ले लो BEC। CFB और BEC ये दो ट्राइंगल लेने हैं। इन्होंने बोला है कि RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया यूज करके प्रूव करना है। मैं बोलूंगा इन ट्राइंगल CFB एंड ट्राइंगल CFB एंड ट्राइंगल BEC। तो क्या करें? इन ट्राइंगल CFB एंड ट्राइंगल BEC, तो इसमें मैं ये कहूंगा CF इज इक्वल टू BE। ये तो गिवन है, ये है CF और ये है BE, ये तो गिवन है। और एंगल CFB इज इक्वल टू एंगल BEC इज इक्वल टू 90 डिग्री। CFB और BEC, CFB और BEC ये दोनों इक्वल हैं और 90 डिग्री के इक्वल है। ये हो गया। और तीसरा देखो, 90 डिग्री के सामने वाली साइड यहाँ पर क्या है? BC, हाइपोटेन्यूज। और इस तरह से अगर मैं BEC ट्राइंगल में देखूं तो इसमें भी 90 डिग्री के सामने वाली साइड BC है। तो और ये तो दोनों ट्राइंगल में लाई कर रही है, तो कॉमन साइड हो गई। तो मैं बोलूंगा BC इज इक्वल टू BC। ये क्या हो गया? कॉमन साइड। तो भैया ये जो कॉमन साइड है ये तो हाइपोटेन्यूज है। ये 90 डिग्री वाले एंगल को राइट एंगल बोलते हैं, तो राइट एंगल। और ये कोई तीसरी साइड, तो ये S। राइट एंगल भी है, हाइपोटेन्यूज भी है और साइड भी है। ठीक है, तो बाई RHS कॉन्ग्रुएंस, बाई RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, triangle CFB
is congruent to triangle BEC. अब देखिए आइसोसेलेस प्रूव करने के दो तरीके हैं, या तो मैं एक इसकी साइड AB और एक इसकी साइड AC को इक्वल प्रूव कर दूं, और या फिर मैं कहूं कि ये नीचे वाला एंगल B और ये नीचे वाला पूरा एंगल C ये इक्वल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करने के दो तरीके हैं, या तो ये एंगल पूरा का पूरा ये एंगल B और ये पूरा का पूरा एंगल C इक्वल हो जाए। तो ये वाला ज्यादा ऑप्शन सही लग रहा है मेरे को। तो आप देखिए इस ट्रायंगल में हमारा CFB में ये वाला जो एंगल है एंगल B ये थर्ड पोजीशन पर लाई कर रहा है, और BEC में ये वाला एंगल C ये थर्ड पोजीशन पर लाई कर रहा है। तो इट इम्प्लाइज दैट ये B है तो इसको क्या बोलूंगा, FBC बोल दो या CBF बोल दो, एक ही बात है, बस बीच में लिखना है एंगल CBF इज इक्वल टू, इसको क्या बोलेंगे, एंगल ECB, ठीक है, बाई CPCT बाई CPCT। तो जब हमारे ये बेस एंगल्स इक्वल आ गए, ये वाला कौन सा है, एंगल B, पूरा का पूरा एंगल B, ये हो गया पूरा का पूरा एंगल C, तो हम ये कहेंगे सिंस एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, सो ट्रायंगल ABC is an आइसोसेलेस ट्रायंगल। यही चीज मुझे प्रूव करनी थी इसमें, समझ गए? सभी को क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। यश, विहान, Yes, sir. यस सर। सुमर, अवनी, क्लियर है? चलिए जी, ठीक है फिर। यहाँ आपने 4 और 5 करा, एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 करिए। चैप्टर आपका कंप्लीट है ट्रायंगल। अगला चैप्टर इसमें बता देना क्या करना है। और अच्छा, कोई चैप्टर बचा है? ठीक है, बता देंगे, ठीक है। तो आगे अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें शायद प्रोबेबिलिटी बचा हुआ है, सिलेबस में है, प्रोबेबिलिटी है या स्टैटिस्टिक्स है, वो करा दिया था वो तो शायद। तो सब कुछ हो गया ना मैथ्स में भी, तो अब फिर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। चलिए जी, ओके ओके थैंक यू सर। ओके, गुड इवनिंग। बाय सर।